हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज की वीडियो में हम बात करें वही पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। पिछली वीडियो में हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात की थी, तो आज हम निकालेंगे कि स्प्रिंग के अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है और हम उसको कैसे ड्राइव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो क्या होती है? द एनर्जी एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ कंप्रेशन और एक्सपेंशन इन ए स्प्रिंग, यानी किसी भी स्प्रिंग के अंदर जब हम उसको क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं या उसको कंप्रेस करते हैं, तब उसके अंदर जो एनर्जी आती है उसको हम क्या बोल देते हैं? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग हम बोल देते हैं। अब इसको ड्राइव करने के लिए देखो हम क्या करते हैं, हम दो हेलिकल स्प्रिंग एज्यूम कर लेते हैं। हेलिकल हम इस फॉर्म में भी दिखा सकते हैं और इस फॉर्म में हम इसको दिखा सकते हैं। वही स्प्रिंग को दोनों हमारे पास क्या होती है? हेलिकल शेप होते हैं। ठीक है, तो अब देखो, अगर इन स्प्रिंग को मैं क्या मान लेता हूं भाई? मासलेस मान लेता हूं, यानी इनका जो मास है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल मास मान लेते हैं। वैसे इन्हें मास हर एक बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसके अंदर हमने क्या मान लिया कि नेग्लिजिबल मास हम एज्यूम कर लेते हैं। तो देखो, मास नेग्लिजिबल एज्यूम करने का क्या मतलब है कि स्प्रिंग के अंदर फिर ये जितने भी पॉइंट होंगे इसके ऊपर, जहां पर भी हम पॉइंट एज्यूम करेंगे, उन सभी पॉइंट के ऊपर जो हमारा रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो कैसा हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा भाई। ठीक है, तो रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल हो जाएगा कब? जब हम इनको क्या करेंगे? मासलेस एज्यूम कर लेंगे। अब देखो, इसके में क्या निकाली? पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी मैंने आपको बताया कि जब हम इसको क्या करते हैं? कंप्रेस करते हैं या फिर इसको क्या करते हैं? एक्सपेंड करते हैं, तब इसमें जो एनर्जी स्टोर होती है वही इसकी क्या हो जाती है? पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो, इसको करने के लिए हम क्या करते हैं भाई? यहाँ पर हम अपना एक स्प्रिंग एज्यूम कर लेते हैं, यानी ये हमने सरफेस एज्यूम कर लिया। इस सरफेस से हमने क्या किया? एक स्प्रिंग ले लिया भाई ऐसे। अब ये स्प्रिंग क्या भाई? एक साइड से हमने क्या कर दिया? इसको फिक्स कर दिया, एक हुक से लगा दिया, और इस साइड में यहां पर हमने इसको क्या कर दिया भाई कि ए पॉइंट के ऊपर क्या है? इसका स्टेबल है ये। ठीक है ना, ये एक्सपेंड है ना फिर ये क्या है? कंप्रेस है। ये स्टेबल स्टेट के अंदर है। अब मैं इसको क्या कराता हूं? एक्सपेंड करवाता हूं। तो एक्सपेंड करवाने के लिए मैं ये पॉइंट ले लेता हूं इसका, यहां पर ये सरफेस मान लिया। ये एक जो एंड है इसको हमने क्या कर रखा है? बांध रखा है, इससे टाई कर रखा है। और ये हमारे पास क्या आएगा? हमने इसको क्या करवा दिया? एक्सपेंड करवा दिया। तो ये कहां पर चला गया? बी पॉइंट से, यानी ये ए पॉइंट से कहां पर मूव कर गया? हमारा बी पॉइंट के ऊपर मूव कर जाता है। और ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच की डिस्प्लेसमेंट हमने क्या मान ली? एक्स मान ली हुई। ठीक है, तो ये तो हमने एक्सपेंड करवा दिया, लेकिन हम इसको क्या करवा सकते हैं? कंप्रेस भी करवा सकते हैं। तो कंप्रेस करवाने के लिए हमने क्या मान लिया? हमने ये डायग्राम इसका एज्यूम कर लिया कि ये हुक से बंधा हुआ है। हमने इसको क्या करवा दिया? ऐसे कंप्रेस करवा दिया भाई ए पोजीशन से। ये कहां पर आ गया? सी पोजीशन के ऊपर। और यहाँ पर हमारा ए पॉइंट है और यहाँ पर हमारा क्या है? बी पॉइंट है। ठीक है, तो हमने इसको एक केस में क्या करवा दिया? एक्सपेंड कर दिया, और दूसरे केस में हमने इसको क्या कर दिया भाई? कंप्रेस करके दिखा दिया। अब देखो, जब मैंने ये अपनी नॉर्मल पोजीशन के ऊपर था, के ऊपर मैंने इसको कंप्रेस एक्सपेंड किया, तो इसके ऊपर मैंने क्या किया? एक्स्ट्रा वर्क डन किया। लेकिन आपको पता है कि जो स्प्रिंग होता है, जब हम उसको एक्सपेंड करते हैं और हम उसको छोड़ते हैं तो वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन के ऊपर चला जाता है। तो इसमें दो टाइप के हमारे फोर्स लगते हैं भाई। एक तो हमने इसको स्ट्रेच करवाया, वो फोर्स, यानी हमने इसको स्ट्रेच करवाया फोर्स लगा के। जैसे हमने इसको छोड़ा तो इसके अंदर क्या लगा? एक रिस्टोरिंग फोर्स। तो दोनों की डायरेक्शन हमारी क्या होती है? अपोजिट हो जाती है। तो यहां पर तो हमने लगाया भाई स्ट्रेचिंग फोर्स, स्ट्रेचिंग फोर्स। लेकिन जब ये अपना क्या चला जाएगा? नॉर्मल डायरेक्शन में चला जाएगा। जब ये नॉर्मल डायरेक्शन में नॉर्मल पोजीशन के ऊपर जाएगा तो इसके ऊपर क्या लगेगा? एक रिस्टोरिंग फोर्स हमारा लग जाएगा। अब रिस्टोरिंग फोर्स जो लगेगा वो क्या लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा हमारा। तो रिस्टोरिंग फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? इस डायरेक्शन में। रिस्टोरिंग फोर्स, तो आपको पता है कि जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है और जो हमारा अप्लाइड फोर्स होता है वो दोनों क्या होते हैं? अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। और जितने ज्यादा फोर्स के साथ में इसको एक्सपेंड करवाऊंगा, उतने ही फोर्स के साथ ही क्या जाएगा? अपनी नॉर्मल पोजीशन के ऊपर जाएगा। यानी जो स्ट्रेचिंग फोर्स होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? रिस्टोरिंग फोर्स के इक्वल हो जाएगा भाई। अब मैंने इसको क्या किया भाई? एक्स डिस्प्लेसमेंट से क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया। जो जितना मैं इसके ऊपर स्ट्रेचिंग फोर्स लगाऊंगा या जितना मैं इसके ऊपर कंप्रेसिव फोर्स लगाऊंगा, उतना इसके ऊपर क्या लगेगा? रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा। और ये जो हमारा रिस्टोरिंग फोर्स होता है
इसी को हम क्या बोल देते हैं भाई, इलास्टिक फोर्स बोल देते हैं। यानी कि जब हम इसको स्ट्रेच करवाते हैं, छोड़ते हैं, वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन के ऊपर आ जाएगा, तो इन्हीं दोनों फोर्सेस को हम क्या बोल देते हैं, इलास्टिक फोर्स बोल देते हैं हम। अब हमारे पास क्या आएगा भाई, मैं जैसे इसके अंदर हम क्या करेंगे, जैसे जितने हम इसको डिस्प्लेसमेंट देंगे, यानी जिस डिस्टेंस से हम इसको एक्सपेंड करवा रहे हैं या फिर इसको कंप्रेस करवा रहे हैं, उसी के इक्वल हम क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। तो आपने पढ़ा होगा कि अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है भाई, कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है, जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है। एफ इसके अंदर क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स, किसके इक्वल है, इसकी डिस्प्लेसमेंट के, लेकिन कैसी डायरेक्शन होगी भाई, अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हम डिस्प्लेस करवा रहे हैं एक्स डिस्प्लेसमेंट से इस साइड में, लेकिन आपका जो रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, इससे अपोजिट साइड में। तो अपोजिट साइड होते ही हमारे पास क्या जाता है, नेगेटिव साइन। तो जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगा किसके, डिस्प्लेसमेंट के। अब डिस्प्लेसमेंट के इक्वल क्यों रखा है, क्योंकि जो भी हम फोर्स अप्लाई करेंगे, जितना ज्यादा आप फोर्स अप्लाई करोगे उतनी ज्यादा इसके अंदर क्या आएगी, डिस्प्लेसमेंट, यानी एक्सपेंशन या कंप्रेशन इसके अंदर आएगा। तो फोर्स किसके इक्वल होगा भाई, माइनस, यानी अपोजिट होगा, इक्वल किसके, डिस्प्लेसमेंट के। तो जब हम इसको इक्वल टू का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाता है के एक्स। तो यहाँ पर हम के हमारे पास क्या होता है भाई, स्प्रिंग कांस्टेंट हम इसको बोल देते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो इसको हम क्या बोले भाई, स्प्रिंग कांस्टेंट, हम यहाँ से इसको बोल सकते हैं। अगर यहां से आप स्प्रिंग कांस्टेंट को कैलकुलेट करोगे तो आपके पास क्या जाएगा, माइनस एफ डिवाइडेड बाई एक्स, यानी जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो, और डिवाइड बाई आपकी पर यूनिट लेंथ, यानी जो डिस्प्लेसमेंट होती है। अगर हम इसकी यूनिट देखते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट की, तो स्प्रिंग कांस्टेंट की जो यूनिट होगी, फोर्स की यूनिट आपके पास क्या होती है, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है, मीटर। तो न्यूटन पर मीटर क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी भाई। यहां से इसको मैं अच्छे से लिख देता हूं, आपको अगर ना दिखाई देता हो तो न्यूटन पर मीटर क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी। अगर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखोगे आप, डायमेंशनल फॉर्मूला भाई, तो यहां से हमारे पास क्या होगा, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला m1 l1 t-2 डिवाइड बाय आप क्या करोगे, डिस्टेंस यानी m यानी l, l से इसको क्या करोगे, डिवाइड करोगे। तो यहां से आपके पास जो फॉर्मूला निकल के आएगा, अब l ऊपर जाके कैंसिल हो जाएगा भाई, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी m1 t-2। तो ये हमारे पास क्या जाता है, फोर्स कांस्टेंट आ जाता है। अब हुक्स लॉ आप अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके होंगे पहले कि हुक्स लॉ हमारे पास क्या होता है, कि स्ट्रेस इज इक्वल टू स्ट्रेन होता है, और स्ट्रेस हमारे पास क्या होता है, जो भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं, और स्ट्रेन क्या होता है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो चेंज होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, स्ट्रेन बोल देते हैं। तो हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या जाएगा भाई, ये हमारे पास ये आ जाएगा कि जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से हम स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल सकते हैं। अब इस स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, इसको मैं रब कर देता हूं भाई, इन स्प्रिंग को, इसको भी रब कर देता हूं, हुक्स लॉ की हमें कोई जरूरत नहीं है यहां से। तो देखो यहां से जो हमने स्प्रिंग कांस्टेंट निकाला है भाई, के की वैल्यू जो हमने निकाली है, वो के की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रही है आपकी, यानी के हमारे पास आया है माइनस एफ डिवाइड बाई एक्स। यानी यहां से देखो अगर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो गया आपकी तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर आपकी डिस्प्लेसमेंट कम है तो स्प्रिंग कांस्टेंट आपका क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो दोनों एक दूसरे क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में चले जाते हैं भाई। अगर एक चीज इंक्रीज करती है तो दूसरी चीज हमारे पास क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी भाई। अगर यहां से देखो, अगर मैं इसकी वैल्यू देखता हूं भाई कि f इज इक्वल टू माइनस के एक्स, हमने यही फॉर्मूला निकाला था अभी, यानी सिर्फ क्या दिखाया था, हुक्स लॉ से दिखाया था। अब स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हमने नहीं कैलकुलेट की है। तो यहां से अगर मैं देख सकता हूं, अगर डिस्प्लेसमेंट को मैं यूनिटी कर देता हूं तो f किसके इक्वल होता है भाई, यानी f हमारे पास इक्वल आ जाता है माइनस के, यानी स्प्रिंग कांस्टेंट के। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास क्या होती है, यूनिट यानी लेंथ कम होती है, अगर मैं यूनिट लेंथ मानता हूं तो आपका जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और जब ये स्प्रिंग कांस्टेंट के इक्वल होगा तो इससे में क्या पता लगता है भाई, इससे में ये पता लग जाएगा
कि अगर आपके पास फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा लगेगा तो आपका स्प्रिंग क्या होगा, हार्ड होगा, और अगर आपके पास रिस्टोरिंग फोर्स कम लगेगा तो आपका जो स्प्रिंग है वो कैसा हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। इसको आप प्रैक्टिकली करके भी देख सकते हो। अगर आप एक हार्ड स्प्रिंग लेते हो और उसको आप ऐसे स्ट्रेच करवाओगे तो उसमें रिस्टोरिंग फोर्स आपका क्या लगता है, ज्यादा लगता है, यानी कि उसको हमें स्ट्रेच करवाने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर एक सॉफ्ट स्प्रिंग लेते हो आप तो उस सॉफ्ट स्प्रिंग में क्या होगा कि उसको स्ट्रेच करवाने के लिए आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा और कंप्रेस करने में भी कम फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन जो हार्ड होता है उसमें क्या लगाओगे, ज्यादा फोर्स में अप्लाई करना होता है। तो यही बात है, अगर आपका स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा है यानी उसकी वैल्यू ज्यादा आती है तो आपका स्प्रिंग कैसा हो जाएगा, हार्ड स्प्रिंग होगा भाई, ठीक है। लेकिन अगर आपका स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू कम आती है तो आपका स्प्रिंग कैसा हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। तो इन दो चीजों के ऊपर ये डिपेंड करता है। आप देखो जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो किस किस के ऊपर डिपेंड करता है। आपका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो आपके जो स्प्रिंग की लेंथ होती है उसके क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा भाई। अगर आपकी लेंथ ज्यादा है तो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी, और अगर आपकी लेंथ कम है तो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा। क्योंकि देखो अगर ज्यादा लंबा 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 हमारे पास स्प्रिंग होता है तो उसको हम स्ट्रेच करवा सकते हैं, तो उसमें जो स्प्रिंग कांस्टेंट आएगा वो क्या आएगा, कम आएगा। लेकिन अगर आपके पास एक छोटा स्प्रिंग है और फिर आप उसको क्या करवाते हैं, ऐसे स्ट्रेच या कंप्रेस करवाते हो तो उसमें क्या लगाना पड़ता है, ज्यादा फोर्स हमें लगाना पड़ता है। यानी कि जब लेंथ ज्यादा होगी तो हम उसको आसानी से कंप्रेस या स्ट्रेच करवा सकते हैं, लेकिन अगर लेंथ कम होगी तो हमारे पास उसको हम क्या करवाएं, ज्यादा फोर्स हमें लगाना पड़ेगा। एक तो ये डिपेंड करता है भाई लेंथ के ऊपर स्प्रिंग की, दूसरा जो स्प्रिंग की रेडियस होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है, रेडियस के ऊपर, रेडियस ऑफ स्प्रिंग। तीसरा क्या करता है भाई कि जो स्प्रिंग का मटेरियल है, मटेरियल ऑफ स्प्रिंग, कि जो स्प्रिंग का मटेरियल है उसके ऊपर, तो जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो क्या करेगा, इन तीन चीजों के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। फर्स्ट लेंथ, सेकंड हमारे पास रेडियस ऑफ स्प्रिंग कितनी है, और थर्ड हमारे पास क्या होगा कि जो मटेरियल है स्प्रिंग का वो किस मेटेरियल से ये स्प्रिंग हमारा बना है। तो इन चीजों के ऊपर आपका क्या करेगा, ये स्प्रिंग कांस्टेंट हमारा डिपेंड करेगा। अगर हम स्प्रिंग कांस्टेंट और लेंथ के बीच में ग्राफ बनाते हैं तो आपका ग्राफ कैसा आएगा भाई, इस तरह से आ जाएगा। एक्स एक्सिस के लो हमने लेंथ मान ली और यहाँ पर हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट होगा, तो इसका ग्राफ आपका कैसा आएगा, ऐसा आ जाएगा, यानी डिक्रीजिंग कर्व में, ठीक है, पैराबोला हाइपरबोला इंटर में। तो ये हमारे पास क्या होगा भाई, ग्राफ हो जाता है स्प्रिंग कांस्टेंट और उसकी लेंथ के बीच में। और स्प्रिंग कांस्टेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, इन तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा। तो अब चलते हैं भाई कि स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम कैसे ड्राइव करेंगे। ये हमने सिर्फ क्या पढ़ा था, एक जनरल सी बातें गेन की थी स्प्रिंग के बारे में कि स्प्रिंग को जब हम कंप्रेस या स्ट्रेच करवाते हैं तो कितना फोर्स लगता है उसके ऊपर, रिस्टोरिंग फोर्स कितना लगेगा, लेंथ कितनी होनी चाहिए उसकी। तो ये सारी बातें हमने यहाँ पर देखी है। अब हम क्या करते हैं, इसकी पोटेंशियल एनर्जी को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे भाई। अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए इन चीजों को मैं यहाँ से रब कर देता हूँ, इसको रब कर देते हैं भाई। अब हमें जो चीज कैलकुलेट करनी है हम उसकी तरफ चलेंगे, तो इसको आपने ध्यान से करना है। ये सारी बातें आपको आगे जो यूनिट आएगी उसमें भी यूज होंगी भाई, आपकी जो आपकी ऑक्सीलेशंस एंड वेव है उसमें भी आपके ये फॉर्मूले वगैरह यूज आएंगे, तो इनको आपने अच्छे से कर लेना, अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, इसकी पोटेंशियल एनर्जी को क्या करेंगे भाई, निकालेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, किसकी जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो क्या आएगी। तो देखो भाई पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैंने आपको बताया है डेफिनेशन में कि जो एनर्जी एसोसिएटेड होती है इन द स्टेट ऑफ कंप्रेशन और इन द स्टेट ऑफ एक्सपेंशन, उसी को हम क्या बोल देते हैं, इसकी पोटेंशियल एनर्जी हम बोल देते हैं। लेकिन जब हम उसको कंप्रेस करवा रहे हैं या स्ट्रेच करवा रहे हैं तो उसके अंदर में क्या करना पड़ रहा है, वर्क डन करना पड़ रहा है। यानी कि अगर नॉर्मल पोजीशन ए है, अगर मैं इसको बी पोजीशन के ऊपर लेके जाता हूं और इस डिस्प्लेसमेंट को मैं क्या मान लेता हूं, dx डिस्प्लेसमेंट मान लेता हूं, तो ए से लेकर बी तक लेके आने में हम जो वर्क डन करेंगे वही क्या होगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। या फिर इसको हम कंप्रेस करवाएंगे dx डिस्प्लेसमेंट से, तब इसके अंदर जो हमें वर्क डन करना पड़ेगा वो आपका क्या हो जाएगा, वही आपका इसकी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका वर्क डन कैलकुलेट करेंगे और वही हमारी क्या होगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी।
तो देखो भाई वर्क डन का फॉर्मूला आपके पास आपको पता है कि वर्क डन आपका क्या होता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, पता है आपको। अगर मैं इसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx से स्ट्रेच करवाता हूं तो हमारे पास क्या होगा, वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट स्मॉल दे रहे हैं तो वर्क डन भी आपका क्या हो जाएगा, स्मॉल वर्क डन हो जाएगा भाई dw। लेकिन जो रिस्टोरिंग एफ क्या हमारे पास, रिस्टोरिंग फोर्स या कंप्रेसिव फोर्स, लेकिन जो रिस्टोरिंग फोर्स लगता है वो हमेशा क्या लगता है भाई, इक्विवेलेंट अपोजिट। तो यहां पर हम क्या लगा देते हैं, माइनस का साइन लगा देते हैं यहां पर, ठीक है, क्योंकि इससे हमें पता लगेगा कि जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो क्या होगा, जो वर्क डन किया जाएगा स्प्रिंग से वो इक्विवेलेंट अपोजिट में जाएगा। अब देखो यहां पर, लेकिन भाई जो F होता है वो किसके इक्वल होता है, माइनस के एक्स के इक्वल होता है। हमने यहाँ भी दिखाया था, तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। तो F की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो dw की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस इंटू में माइनस के एक्स इंटू में dx। हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है, माइनस से माइनस कैंसिल, dw की वैल्यू आ गई हमारे पास के एक्स इंटू में dx। अब देखो ये तो हमने स्मॉल वर्क डन निकाला है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट से। अगर मैं इसको और भी ज्यादा आगे डिस्प्लेस करवाता हूं या कंप्रेस करवाता हूं तब मेरे पास टोटल वर्क डन क्या आएगा। तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए हम इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, के एक्स इंटू में क्या होगा dx। अब इसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट है भाई, उस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मान लेते हैं कि x की वैल्यू 0 से स्टार्ट होकर x की वैल्यू कहां तक चली जाती है, x तक हम एज्यूम कर लेते हैं। अब इसको हम आगे कैलकुलेट करेंगे तो dw को हो जाएगा w, और यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है के वो हमारी बाहर आ जाएगी, इंटीग्रेशन में अंदर बचेगा वही आपका, इसका बच जाएगा आपका x इंटू में dx, x dx आपका अंदर बच गया भाई इंटीग्रेशन में। अब जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन में आपको पता है कि जिस चीज का हम इंटीग्रेशन करते हैं उसकी पावर में एक ऐड कर देते हैं और उसी पावर से हम क्या कर देंगे, डिवाइड। तो x की पावर यहाँ पर 1 है तो 1 ऐड करोगे तो x की पावर 2 डिवाइड बाई जितनी पावर आई है 2 से हमने डिवाइड कर दिया, लिमिट को लगा दी हमने x की वैल्यू 0 से लेकर x की वैल्यू x तक। तो w इज इक्वल टू के 2 मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर बचा x स्क्वायर और इसकी लिमिट बच गई x की वैल्यू 0 से लेकर x की वैल्यू x। अब देखो इसमें हम क्या करते हैं भाई, यहां पर कर देता हूं मैं w इज इक्वल टू के बाई 2 इंटू में, अब जब x की जगह एक बार मैं अपर लिमिट पुट करूंगा और एक बार लोअर लिमिट, तो x की जगह x पुट किया तो x स्क्वायर और x की जगह 0 पुट किया तो 0 स्क्वायर। तो वर्क डन हमारे पास क्या होगा, के एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो यही जो वर्क डन होगा यही क्या हो जाएगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर आपका स्टोर हो जाएगा भाई। तो यही आपकी जो भी हम वर्क डन करते हैं वही हमारी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग हो जाती है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो इसकी पोटेंशियल एनर्जी किस किस पॉइंट के ऊपर आएगी, ए पॉइंट के ऊपर, ये नॉर्मल पोजीशन के ऊपर था तो इसके ऊपर हमने कोई वर्क डन नहीं किया, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इसमें एक्स्ट्रा कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं, यानी वर्क डन 0 तो पोटेंशियल एनर्जी 0। जब हमने इसको क्या किया, एक्सपेंड करवाया, तब हमने इसके ऊपर वर्क डन किया, तो जितनी भी होगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, और बढ़ जाएगी, यानी मैक्सिमम हो जाएगी भाई, जितना ज्यादा हम इसको एक्सपेंड करते जाएंगे। और अगर मैं इसको कंप्रेस कर रहा हूं तब भी इसके अंदर क्या आ रही है, पोटेंशियल एनर्जी आएगी, क्योंकि ये इसके अगेंस्ट में क्या लगेगा, रिस्टोरिंग फोर्स, जो इसको क्या लेके जाएगा, इसकी स्टेबल पोजीशन के ऊपर लेके जाएगा। तो अगर हम क्या करते हैं भाई, पोटेंशियल एनर्जी को देखते हैं। अब देखो आपने ये बात नोट की होगी कि जैसे यहाँ पर एक स्प्रिंग है, अगर मैं उसको ऐसे नीचे स्ट्रेच करवाता हूं और इसको छोड़ता हूं तो वो अपनी नॉर्मल पोजीशन के ऊपर आके नहीं रुकता, जितनी डिस्टेंस वो आगे ट्रेवल करता है एक बार वो क्या जाएगा, उतनी डिस्टेंस के साथ कंप्रेस भी होगा, फिर दोबारा से एक्सपेंड होगा, फिर कंप्रेस होगा, यानी वो क्या करेगा, थोड़ी देर वाइब्रेट करेगा ऐसे, इस तरह से, ठीक है। तो वो क्या जाएगा, अपनी नॉर्मल पोजीशन के ऊपर कुछ टाइम के बाद आएगा, पहले वो एक्सपेंड करेंगे, फिर वो जैसे मान लेते हैं यहां पर है, ये स्प्रिंग है, ये इसकी नॉर्मल पोजीशन है भाई, ठीक है। तो अगर मैं एक्सपेंड करूंगा तो यहां तक गया, लेकिन जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा तो ये वापस नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा, फिर क्या होगा, फिर इस डायरेक्शन में जाएगा, फिर ऐसे आएगा, धीरे धीरे क्या होगा, ये अपनी नॉर्मल पोजीशन पे के ऊपर आके रुकेगा कुछ देर के बाद। तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी ट्रेवल कर रहा है और बैकवर्ड में भी, यानी क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है ऐसे,
ठीक है। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जब ये कंप्रेस होगा तब भी इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी, और ये एक्सपेंड होगा तब भी इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी। लेकिन जब ये स्टेबल स्टेट के अंदर होगा तो पोटेंशियल एनर्जी हम क्या मानेंगे, जीरो। तो इसके अंदर देखो, अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो इसको यहां से हम क्या कर देते हैं, रब कर देते हैं इस डायग्राम को। ये आपको समझ में आ चुकी होगी ये चीज। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी का क्या दिखाते हैं, इसका ग्राफ दिखाते हैं पोटेंशियल एनर्जी में, तो ग्राफ किस तरह से आएगा आपका पोटेंशियल एनर्जी में। ये हमने क्या मान लिया, एक्स एक्सिस, और ये कोई पी पॉइंट मान लिया जो इसका क्या है, स्टेबल पॉइंट है। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस हमने एक्स डैश से दिखा दिया। अगर मैं यहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी दिखाता हूं, मान लेते हैं भाई ये क्या, इसकी पोटेंशियल एनर्जी हमने एज्यूम कर ली। तो पोटेंशियल एनर्जी जब मैं इसको स्ट्रेच करूंगा, देखो कंप्रेस की तब भी इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आएगी, और भी इसको क्या करूंगा, एक्सपेंड कराऊंगा तब भी इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आएगी। यानी देखो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस यानी एक्स डैश, नेगेटिव एक्स एक्सिस जब मैं इसको कंप्रेस कर रहा हूं तब भी इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम जा रही है, यानी ये अपनी नॉर्मल पोजीशन के ऊपर आने की कोशिश करेगा। और जब मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूं तब भी क्या आएगी, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आएगी। दोनों का ग्राफ दोनों साइड में क्या होगा भाई, सेम ग्राफ होगा आपका। तो ये आपको पता लगना चाहिए भाई कि जब ये अपनी इस साइड में क्या करिए, आपकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज, लेकिन इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो, क्योंकि ये क्या इसका स्टेबल पॉइंट, जो ए पॉइंट हमने दिखाया था डायग्राम में वो पॉइंट, क्योंकि उसके ऊपर हम कोई वर्क डन नहीं कर रहे, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी उस पॉइंट के ऊपर, जीरो हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगी भाई, इसकी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। अब इसको हम किसी दूसरे मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी को। तो दूसरे मेथड से कैसे कैलकुलेट करोगे आप, एक ही मेथड हमने देख लिया भाई इसका, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या हुआ। अगर हम क्या करते हैं, इसका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्या ले लेते हैं, ग्राफ ले लेते हैं। फॉर्मूला आपका सेम आएगा, किसी मेथड से आप इसको कैलकुलेट करो तो ये फॉर्मूला आपका अलग नहीं होगा भाई, वैल्यू हमेशा क्या है इसकी सेम आएगी। तो देखो यहां पर हम क्या मान लेते हैं, एक साइड में फोर्स एज्यूम कर लेते हैं और एक साइड में डिस्प्लेसमेंट एज्यूम कर लेते हैं। यहां पर हमने डिस्प्लेसमेंट ले ली और इस साइड में हमने क्या ले लिया भाई, फोर्स ले लिया। अब आपको पता है कि जो F होता है वो डायरेक्टली और अपोजिट डायरेक्शन में होता है, किससे, X से। तो दोनों क्या आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में जाते हैं, तो इनका जो ग्राफ आएगा वो कैसा आ जाएगा, हम ऐसे एक स्ट्रेट लाइन एज्यूम कर सकते हैं। यानी यहां पर हमने इसका क्या कर लिया भाई, ग्राफ एज्यूम कर लिया, ये पॉइंट हमने O मान लिया, इसको हमने क्या दे दिया, Q। अब इसके कोरस्पोंडिंग अगर मैं डिस्प्लेसमेंट देखता हूं तो डिस्प्लेसमेंट आपकी कितनी हो जाएगी, यह आपकी डिस्प्लेसमेंट होगी पी पॉइंट के ऊपर। तो यहां पर अगर मैं क्या करता हूं, वर्क डन कैलकुलेट करूंगा, यानी जो अगर इसकी पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होती है, जो भी हमने वर्क डन किया है। तो ये जो एरिया है इसको यहां से लेकर यहां तक लेकर जाने में हमें कितना वर्क डन किया है, वही क्या होगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी। अब ग्राफ वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको आप पहले भी कर चुके हो भाई, कि सेकंड यूनिट के अंदर जब आपका आया था यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, उसके अंदर मैंने आपको ग्राफ के अंदर वैल्यू कैलकुलेट करनी बताई थी कि जो भी हमारा ग्राफ आता है अगर उसके अंदर में वर्क डन या जो भी चीज कैलकुलेट करनी होती है तो हम उससे क्या निकालते हैं, उस ग्राफ का एरिया या फिर क्या निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे, तो उससे हमारी क्या आएगी, वैल्यू निकल के आ जाएगी भाई। तो देखो यहां से अगर हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, तो और ये किसके इक्वल होगी, वर्क डन के। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या आ जाएगी, जो ये एरिया होगा। अब देखो यहाँ पर ये क्या हो रही है, राइट एंगल ट्रायंगल हमारी बन रही है भाई, तो यहां पर हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सी हुई हमारे पास, ओपी क्यू। यानी जो ओपी क्यू का एरिया आएगा आपका, उसी वही हमारी क्या हो जाएगी, वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी आपकी आ जाएगी। तो यहां से जो वर्क डन या फिर जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी आपकी, तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया आपके पास क्या होता है, 1/2 बेस इंटू में हाइट। तो यहां पर क्या कर दो भाई, वैल्यू पुट कर दो, तो W इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2। अब देखो ये बेस कितनी है, अगर मैं यहां से क्या मान लेता हूं, इसको x डिस्प्लेसमेंट मान लेता हूं भाई कि x है, तो बेस हमारे पास x हो गया, और ये जो हाइट है ये किसके इक्वल हमारी
फोर्स के इक्वल है भाई एफ के, तो यहां पर भी मैं क्या मान लेता हूं, इसको एफ मान लेता हूं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा भाई हमारे पास इसकी वैल्यू। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो लेकिन हमें पता है कि जो एफ होता है वो किसके इक्वल होता है भाई, के एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 एक्स इंटू में क्या हो जाएगा के एक्स, और इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 1/2 के एक्स स्क्वायर। तो यही हमारे पास क्या आती है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, या फिर क्या वर्क डन। तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी किसके इक्वल होगी, वर्क डन के इक्वल हो जाएगी जब हम किसी भी स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं या उसको क्या करते हैं कंप्रेस करवाते हैं। अब जैसे आप एज्यूम करो कि जो हमारा स्प्रिंग है वो रेस्ट पे है, उसके अंदर क्या है पोटेंशियल एनर्जी, हमने उसको स्ट्रेच करवाया भाई, दूसरे पोजीशन के ऊपर ले गए और हमने उसको जाके क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो क्या होगा, अब देखो जब स्ट्रेच करवाया तो इस पॉइंट के ऊपर क्या है पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन जैसे ही मैं उसको छोड़ूंगा वो मोशन में आएगा, ऐसे आएगा, तो उसके अंदर क्या आ गई काइनेटिक एनर्जी, यानी उसकी यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी, लेकिन जब मैंने इसको छोड़ा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी के अंदर। तो वो मूव करके जाएगा तो पोटेंशियल काइनेटिक में चेंज हो जाएगी, और जो वो रेस्ट पे आ जाएगा मैं उसको दोबारा से स्ट्रेच करूंगा तो उसकी पोटेंशियल किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक में, और यहाँ पर आने के बाद फिर वो काइनेटिक किस में कन्वर्ट हो रही है, पोटेंशियल में। तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी वो पोटेंशियल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आपकी काइनेटिक के अंदर। तो अगर मैं उन दोनों एनर्जीज का क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, तो इसको मैं यहां से रब कर देता हूं। तो यहां से आपने ध्यान रखना भाई कि किस तरह से आप इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करोगे। तो देखो यहां से जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी आई है वो आपके पास क्या है 1/2 के एक्स स्क्वायर। अगर हम क्या कर देते हैं, x की वैल्यू 0 कर देते हैं, यानी डिस्प्लेसमेंट 0 कर देते हैं, हम इसको ना तो स्ट्रेच करवाते ना कंप्रेस करवाते, तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, इसकी 0 के इक्वल आ जाएगी भाई। जब हम इसको ना स्ट्रेच करवाएंगे ना कंप्रेस करवाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या आ जाएगी, 0 के इक्वल आ जाएगी इसकी। अब देखो अगर हम देखते हैं, अब देखो अगर ये केस और देखो इसकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। ये नहीं है कि अब मैं स्ट्रेच करवाया तो पोटेंशियल एनर्जी ये आई, अगर मैं इसको कंप्रेस करवाऊंगा तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखो भाई अगर मैं इसको कंप्रेस करवाता हूं तो मुझे क्या किया भाई, अपोजिट डायरेक्शन में वर्क डन करना पड़ा, यानी कि ये है, अगर मैं इसको स्ट्रेच करवा रहा हूं तो ऐसे जा रहा हूं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ये इसकी नॉर्मल पोजीशन थी। अगर मैं इसको कंप्रेस करवाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, ये इसकी नॉर्मल पोजीशन है, तो यहां पर सी पॉइंट के ऊपर मैंने इसको क्या करवा दिया, कंप्रेस करवा दिया। तो कंप्रेस करवाने में इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, देखो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है 1/2 के एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसको नेगेटिव डायरेक्शन में लेके जाऊंगा तो डिस्प्लेसमेंट कैसी हो जाएगी आपकी, नेगेटिव। तो यहां पर मैं वैल्यू पुट करूंगा तो के एक्स की जगह माइनस का एक्स स्क्वायर, तब भी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 1/2 के एक्स स्क्वायर, यानी कि ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों हमारे पास क्या है सेम। चाहे हम इसको कंप्रेस करवाएं या फिर इसको क्या करवाएं एक्सपेंड करवाएं, तो जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होगी वो आपकी क्या रहेगी, सेम रहेगी भाई। अब इसका ग्राफ देखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी और इसकी काइनेटिक एनर्जी बीच में क्या रिलेशन आता है वो देखते हैं हम। तो देखो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगी भाई, अगर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का हम ग्राफ देखेंगे तो पोटेंशियल किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक में, और काइनेटिक किस में कन्वर्ट हो रही है, आपकी पोटेंशियल में। तो जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी आएगी आपकी, अगर मैं इस इंटरवल के बीच में दिखाता हूं भाई यहाँ पर इस टाइप से, और ये मैंने क्या मान लिया, इसका कोई भी एक स्टेबल पॉइंट हमने एज्यूम कर लिया ए। अब देखो मैं ऐसे दिखा देता हूं भाई, ये इस तरह से, और ये ऐसे जाएगी आपकी, इसको मैंने मान लिया पोटेंशियल एनर्जी, और ये ब्लैक वाली जो लाइन है इसको मैंने मान लिया काइनेटिक एनर्जी हुई। अब देखो जब ये काइनेटिक एनर्जी 0 थी तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या थी, मैक्सिमम पॉइंट पे थी। अब पोटेंशियल एनर्जी तो डिक्रीज होती आ रही है और काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है आपकी इंक्रीज। इस पॉइंट पे जाके काइनेटिक एनर्जी क्या होगी मैक्सिमम, तो तब पोटेंशियल एनर्जी क्या आपकी मिनिमम, फिर काइनेटिक एनर्जी आपकी डिक्रीज हो रही है, पोटेंशियल क्या हो रही है इंक्रीज। तो काइनेटिक डिक्रीज होगी, पोटेंशियल इंक्रीज, इस पॉइंट पे पोटेंशियल मैक्सिमम, तो इस पॉइंट पे आपकी काइनेटिक क्या हो जाएगी मिनिमम हो जाएगी।
यानी कि एक एनर्जी डिक्रीज करेगी तो साथ साथ दूसरी एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज करेगी, यानी जो डिक्रीज कर रही है वो क्या होगी, दूसरी एनर्जी के अंदर आपकी क्या होती जाएगी, कन्वर्ट होती जाएगी। तो ये हमारे पास क्या था भाई, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बीच में क्या जाता है, रिलेशन आ जाता है भाई। अगर मैं कहता हूं कि जब मैंने इसको स्ट्रेच करवाया तो क्या हुआ भाई, इसके अंदर v वेलोसिटी आ गई, ठीक है, तो v वेलोसिटी से क्या करगी, ये इंक्रीज या डिक्रीज करती है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर, किसके इक्वल हो जाएगी भाई, आपकी इसकी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगी, किसके इक्वल हो जाएगी, हाफ के एक्स स्क्वायर, इसके इक्वल हो जाएगी। अगर यहां से मैं क्या करता हूं, 1/2 से 1/2 कैंसिल, अगर मैं इसकी वेलोसिटी निकालता हूं v स्क्वायर तो क्या हो जाएगा भाई, के एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एम, और इसकी वैल्यू जब v की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो v की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, के एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एम, इसका अंडर रूट, तो यहां से जो वेलोसिटी आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, के अंडर रूट एम, और x क्या होगा अंडर रूट से बाहर, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, इस वेलोसिटी के साथ वो क्या करेगा, जब हम उसको छोड़ेंगे तो इस वेलोसिटी के साथ आपका वो वापस आएगा अपनी पोजीशन के ऊपर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या जाता है भाई, रिलेशन आ जाता है इस काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में, यानी कि कितनी वेलोसिटी के साथ ये क्या करेगा, काम करेगा। तो ये हमारे पास क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी थी किसी भी स्प्रिंग की, कि जब हम उसको स्ट्रेच करवाते हैं, कंप्रेस करवाते हैं, तो किस टाइप से उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी हमारी स्टोर होगी। तो यही हमारा आज का टॉपिक था भाई, इसको आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। एक्सप्लेनेशन में आपको बिल्कुल इजी वे में देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मैं और भी ज्यादा इजी वे में इसको एक्सप्लेन करने की करूं आपके लिए। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही भाई, अच्छा लगे तो वीडियो के लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, और साथ साथ जो नए यूजर्स आते हैं एक बार हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही भाई, थैंक यू।